जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज उस पर। तो जैसा कि इस चैनल पर आप लोग के लिए सोशल साइंस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा था, जिसमें से पिछले वीडियो के माध्यम से इसमें 7 लेक्चर हो चुका है और इस 7 लेक्चर के साथ टोटल 280 से 300 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। और आज इस 8वें लेक्चर यानी 8वें सेशन के माध्यम से उसमें बचे हुए बाकी के क्वेश्चन को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम पास के चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर, और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान भाषा में और साधारण तरीके से एक प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से देखते हैं और आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा नवंबर 1917, ऑप्शन बी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदू चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंदू चीन पहुंचने वाला हमारा प्रथम व्यापारी थे, वो थे पुर्तगाली। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें पारित किया गया था। किसमें, तो सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। सॉरी यहाँ से थोड़ा ये जो अहमदाबाद है ये ऑप्शन बी का है, यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। हमारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की 1925 में के.बी. हेडगेवार। 1925 में के.बी. हेडगेवार, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ 1918 में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। यानी कौन सा जो सामाजिक वर्ग था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो वो है ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग के माध्यम से क्या होता था, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नए शासन प्रणाली का उदय हुआ, जिस शासन प्रणाली का नाम है क्या, और फासीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली, ऑप्शन सी, फासीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। कौन पत्रिका थी जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलती। तो वो पत्र है अमृत बाजार पत्रिका। यह पत्र है जो कि वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात चेंज कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह बात कहे थे मार्टिन लूथर कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। यह बात मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। कितना प्रतिशत? तो 65%, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 1948 में विश्व में जो वन का विस्तार था वो था 4000 करोड़ हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर भूमि में? तो 4000 करोड़ हेक्टेयर भूमि में था, जो क्या था? वन का विस्तार था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी एक टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग कितना होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कितने केजी का? तो 10 केजी का। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? यानी कोयला का जो सबसे उत्तम प्रकार होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? यानी कि इनमें दिया गया जो भी उद्योग है उनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। ऑप्शन ए 1986। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट एक प्रकार का धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो वो थी 10.5%। 10.5%। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं है? इनमें से कौन व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? वो व्यक्ति थे ऑप्शन डी जेड गुड्डी। कौन व्यक्ति थे? ऑप्शन डी जेड गुड्डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन है ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है इसमें से ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश प्राप्त हुआ, जन आक्रोश जो प्रारंभ हुआ था वह 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। कब? 1970 के दशक से।
क्वेश्चन नंबर 25 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ को बचाने से, क्योंकि चिपको आंदोलन पेड़ को कटने से बचाने के लिए ही चलाया गया था। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को नहीं काटने देते थे। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो वो किया गया था ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संभावना जो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में? बहुदलीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। बाकी सब क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों क्या है? एक राष्ट्रीय दल है। और लोक जनशक्ति पार्टी है क्या? एक ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर इसे पिछले वीडियो में भी हम लोग किए थे कि इनमें से कौन, उस समय पूछा गया था कि इनमें से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो उस समय हम लोग आंसर दिए थे क्या कि लोक जनशक्ति पार्टी है। ये क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। और भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सब एक राष्ट्रीय दल है। और लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? यह एक क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में ही है। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। कहाँ? ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पिछले बहुत वीडियो में बता चुके हैं कि पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है। सब लोगों को पता होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी बिहार। हमारे बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य बोला जाता है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पिछले बहुत वीडियो में बता चुके हैं कि पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है। सब लोगों को पता होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी बिहार। हमारे बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य बोला जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था इनमें से कौन है। तो वो है SEBI। शेयर बाजार की नियामक संस्था है जो है SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संसाधन है। तो वो है व्यवसायिक बैंक। क्या है? संस्थागत वित्त का संसाधन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि संस्थागत वित्त का संसाधन कौन है। तो वो है व्यवसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। किसको? ये क्वेश्चन भी पीछे किए थे हम लोग। भारत का वित्तीय शहर भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वो मुंबई शहर को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। देखिए अभी हम लोग पीछे किए कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है, अब उसी क्वेश्चन का उल्टा पूछ दिया गया कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इस बीमारू राज्य बिहार के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या है, एक बीमारू राज्य है। ये सब बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। और कर्नाटक इसमें से क्या है, इसके अलावा, इन सभी के अलावा कर्नाटक क्या है, यह एक बीमारू राज्य के श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी कर्नाटक, क्योंकि यह कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और इसी में पूछ दिया जाता कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता ऑप्शन ए, बी और सी तीनों। ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 36। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। कौन कौन है, ये हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से पिछले किसी न किसी वीडियो में देख चुके हैं पूरे डिटेल में। और यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उसी तरह से हम लोग करेंगे। अगर जानना है कि वैश्वीकरण का कौन कौन अंग है, तो इस सेशन का सारे वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें पता चल जाएगा, पूरे डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई, तो वो की गई थी 1986, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता जांचने के लिए जिस चिन्ह का आवश्यक होता है, उस चिन्ह का नाम है ऑप्शन बी, हॉलमार्क। क्या नाम है उस चिन्ह का, तो उस चिन्ह का नाम है हॉलमार्क, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो नदियों में बाढ़ किसी एक निजी कारण से नहीं आता है। नदी में बाढ़ आने का कारण होता है क्योंकि जल की अधिकता हो जाती है, वर्षा अधिक होता है। वर्षा की अधिकता के कारण नदी के तलों में अवसाद जमने के कारण, जमाव के कारण। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें तो ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ जल के अधिकता के कारण से भी आता है, वर्षा की अधिकता के कारण भी, और नदी के तलों में जो अवसाद जम जाते हैं उसके कारण से भी आता है। इसलिए प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन ए, बी, सी में से किसी को नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों होगा साथ में। और इसमें ऑप्शन डी में हमारा इनमें से सभी दिया गया नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इस जगह पे इस ऑप्शन डी में इसके जगह पे होना चाहिए इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये होना चाहिए हमारे ऑप्शन डी में, लेकिन ये नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यही ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डी की जगह पे हम डाल दिए यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये, इनमें से सभी, क्योंकि नदियों में जो बाढ़ आता है जल की अधिकता के कारण भी आता है, वर्षा की अधिकता के कारण भी आता है, और नदी तलों में अवसाद जमने के कारण भी आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यहाँ से अब अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप वाले क्षेत्रों में हमारा भवन का आकृति होना चाहिए, वो आयताकार होना चाहिए। किस आकार का होना चाहिए, तो आयत के आकार का होना चाहिए। इस क्वेश्चन के साथ आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं, और फिर मिलेंगे इसके अगले सेशन के साथ, इसके बाकी आगे के बचे क्वेश्चन के साथ। और इस सेशन में हम लोग लगभग 400 से 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग
8 वीडियो के माध्यम से, यानी कि 300-350 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो चुका है। और बाकी जो भी बचे क्वेश्चन है उसको 1-2 और सेशन के माध्यम से पूरे को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए आज इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से कि इसके अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।